मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने पिछले क्लास में देखे थे लिस्टीरियोसिस, लिस्टीरियोसिस जिसको क्या बोला जाता है, सर्कलिंग डिजीज। सर्कलिंग डिजीज बोला जाता है। सर्कलिंग डिजीज इसको क्यों बोला जाता है, पिछली क्लास में अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लिस्टीरियोसिस एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जिसको सर्कलिंग डिजीज, लिस्टेरियोसिस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, लिस्टेरियोसिस या सर्कलिंग डिजीज उसको कहा जाता है। सर्कलिंग डिजीज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो मस्तिष्क में जाके मस्तिष्क का शोध उत्पन्न कर देता है। मस्तिष्क की झिल्ली का शोध उत्पन्न कर सकता है, मतलब मस्तिष्क में जाके उसमें सूजन कर सकता है या उसमें घाव उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पशु जो होता है वो रेस्टलेस हो जाता है, एक ही तरफ लकवा इसमें उत्पन्न हो जाता है। सही है, जो एक शरीर का एक हिस्सा, शरीर के एक तरफ का हिस्सा क्या होता है, लकवाग्रस्त हो जाता है, जिसके अंदर होंठ हुए, पलके हुए, ये काम करना बंद कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पशु होता है वो एक ही गोले में चक्कर काटने लग जाता है, एक सर्कल के अंदर चक्कर काटने लग जाता है। सही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सर्कलिंग डिजीज। क्या नाम पड़ा, सर्कलिंग डिजीज। अब ये इसके अलावा एक गर्भपात भी उत्पन्न कर सकता है, सेप्टिसीमिया उत्पन्न कर सकता है। अब रोग कारक की अपन बात करते हैं तो इसका रोग कारक मैंने आपको बताया था, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस। कौन सा रोग कारक क्या बताया था इसमें, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस। रोग कारक क्या बताया था, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और छड़नुमा है, कसाबिका इसमें पाई जाती है। सही है, गतिशील होता है, कसाबिका इसमें उपस्थित होती है, गतिशील होता है ये, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, मतलब स्पोर का निर्माण नहीं करता है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है फैलाव। ये अपन ने उपनाम की बात की, उपनाम के अलावा इसमें रोग कारक की बात की। अब है एपिडेमियोलॉजी, संक्रमित आहार और संक्रमित पानी से इसका फैलाव हो सकता है। संक्रमित आहार मतलब दूषित जो भोजन होता है या दूषित पानी होता है उससे इसका संक्रमण हो सकता है। जीवाणुओं के आंत में ये उपस्थित होता है नॉर्मली, लेकिन अगर ये शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो ये हाइपर हो जाता है और शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है। जो सड़ा गला चारा जो होता है उसके अंदर इसकी उपस्थिति भी देखी गई है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस बैक्टीरिया है, उसकी स्थिति किसमें देखी गई है, सड़े गले चारे के अंदर भी इसकी स्थिति देखी गई है। ये मृदा के अंदर कई दिनों तक जीवित रह सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्टीरिया का जो जीवाणु है वो मृदा के अंदर कई दिनों तक जीवित रह सकता है। अब इसका संक्रमण जो होता है वो संक्रमित प्राणी से होता है। संक्रमित प्राणी के द्वारा स्त्राव जो होते हैं, गर्भाशय स्त्राव हो गए, इसके अलावा जो भ्रूण होता है, जो मृत भ्रूण होता है, एबोर्ट जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। गर्भाशय से स्त्रावित होने वाले जो स्त्राव होते हैं उनके अंदर भी इसकी उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थों में जा सकता है। खाद्य पदार्थ जो गले सड़े खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर भी इसकी उपस्थिति हो सकती है। मल के अंदर जो फेसेस होता है, गाय भैंस का जो गोबर होता है उसके अंदर भी ये उपस्थित हो सकता है। अगर संक्रमित प्राणी का गोबर किसी स्वस्थ प्राणी के संपर्क में आता है तो जो संक्रमित प्राणी स्वस्थ प्राणी है वो भी संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये भ्रूण के द्वारा भ्रूण के ऊतकों में उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा गर्भाशय स्त्रावों के अंदर उपस्थित हो सकता है और मिल्क के अंदर भी ये उपस्थित हो सकता है। जो संक्रमित प्राणी का दूध जो पीते हैं, जो अगर अपन संक्रमित पशु का जो दूध पीते हैं या अपन मानव की बात करें तो ये मानव में भी हो सकता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। तो इसका संक्रमण जो होता है वो दूध के द्वारा भी फैल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोग जनकता, पैथोजेनिस। शरीर में कैसे जाता है ये, अब शरीर में मैंने आपको बताया दूषित भोजन के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा या गले या सड़े चारे के द्वारा ये स्वस्थ पशु के शरीर में जाता है। स्वस्थ पशु के शरीर में जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, आंत में जाएगा। आंत में जाने के बाद वहाँ से क्या जाएगा, रक्त में जाएगा। आंत में जाने के बाद कहाँ जाएगा, वहाँ से रक्त में जाएगा। सबसे पहले तो आंत में जाएगा, आंत में जाने के बाद रक्त में जाएगा। रक्त में जाने के बाद ये अपनी संख्या बढ़ाता है। रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद ब्लड में जाने के बाद ये अपनी संख्या बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पिछली क्लास में मैंने बताया सेप्टिसीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेप्टिसीमिया।
सेप्टिसीमिया कंडीशन या बैक्टीरिया जिसको बोला जा सकता है, सेप्टिसीमिया कंडीशन उसको बोला जाता है। मतलब रक्त में इस बैक्टीरिया की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उस स्थिति को सेप्टिसीमिया बोला जाता है। सेप्टिसीमिया होने के बाद ये शरीर के अंदर या रक्त के अंदर एक विषैला पदार्थ उत्पन्न कर सकता है, विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जिसको क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिन। क्या बोला जाता है उसको, विषैले पदार्थ को क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन नाम कहाँ से पड़ा, हीमोलाइसिन नाम पड़ा, ये क्या करता है, आरबीसी का विघटन करता है। आरबीसी का विघटन, लाइसिन का मतलब होता है तोड़ना, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी से को तोड़ के हीमोग्लोबिन को आरबीसी से अलग कर देता है। इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, हीमोलाइसिन। इसको अगर लिस्टीरिया की बात करें तो लिस्टीरियोसिस डिजीज के अंदर इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है हीमोलाइसिन को, लिस्टीरियोलाइसिन बी। लिस्टीरियोलाइसिन बी क्या कहा जाता है इसको, लिस्टीरियोलाइसिन बी भी इसको कहा जाता है। जो विषैला पदार्थ है उसको लिस्टीरिया के केस में अपन लिस्टीरियोलाइसिन बी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका नाम है हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन क्यों पढ़ा वो मैंने आपको बताया कि यह लाइसिन का मतलब होता है तोड़ना, हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन को तोड़ के ये क्या करता है, आरबीसी से इसको अलग कर देता है। अब ये विषैला पदार्थ रक्त में हो गया, अब ये क्या करेगा, आरबीसी का विघटन करेगा, आरबीसी को तोड़ेगा। आरबीसी का क्या करेगा, विघटन करेगा। विघटन का मतलब होता है तोड़ना, आरबीसी को तोड़ेगा। आरबीसी को तोड़ेगा तो ये इसका जो हीमोग्लोबिन इसमें से मुक्त होगा, सही है, क्या होगा इसमें, हीमोग्लोबिन इसका मुक्त हो जाएगा। आरबीसी को तोड़ दिया, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन किस काम का, ये हीमोग्लोबिन जो है या तो यूरिया के साथ बाहर निकल जाता है, यूरिया के साथ बाहर निकल जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन यूरिया के साथ शरीर से बाहर आ रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया। या ऐसा हो सकता है कि अगर ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन टूट रहा है, सही है, ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन उत्पन्न हो रहा है आरबीसी से, तो वो लीवर के अंदर भी जा सकता है। लीवर के अंदर जाएगा तो बाइल पिगमेंट है होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो लीवर में जाके इस हीमोग्लोबिन से बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का निर्माण किया जाएगा, और वो जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं वो शरीर के अलग अलग अंगों में जाके जमा हो जाते हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में जाके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जमा होने के बाद उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, जॉन्डिस, पीलिया। मतलब क्या है कि आंत में गया, उसके बाद में रक्त में गया, रक्त में गया वह सेप्टिसीमिया उत्पन्न करता है, सेप्टिसीमिया के बाद में ये विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है हीमोलाइसिन। यह विषैला पदार्थ आरबीसी का विघटन करता है, आरबीसी का विघटन करने के बाद हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है। हीमोग्लोबिन या तो यूरिया के साथ बाहर निकलेगा या लीवर में जाएगा, यूरिया के साथ बाहर निकलता है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया। और अगर लीवर में जाता है तो जॉन्डिस या पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें एक कैरेक्टर और देखने को मिलता है, आरबीसी का विघटन करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये मस्तिष्क में भी जाता है, ये मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है, मस्तिष्क की झिल्ली जो होती है उस झिल्ली में क्या शोध उत्पन्न कर देता है। मस्तिष्क की झिल्ली, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को बोला जाता है और इंसेफेलो क्या बोला जाता है, झिल्ली को बोला जाता है। तो ये शोध उत्पन्न कर सकता है किसका, मस्तिष्क का शोध या मस्तिष्क झिल्ली का शोध उत्पन्न कर सकता है, मस्तिष्क झिल्ली का शोध उत्पन्न कर सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन। मस्तिष्क झिल्ली में उन इन्फ्लामेशन उत्पन्न कर सकता है, शोध उत्पन्न कर सकता है। शोध का मतलब होता है उसमें सूजन उत्पन्न करना या उसके अंदर घाव उत्पन्न करना। ये तो हो गया इसकी पैथोजेनेसिस होगी। उसके बाद में अपन ने इसके बारे में लक्षणों के बारे में देखा था। इसमें लक्षण कई प्रकार के लक्षण मैंने आपको बताए थे कि अगर ये मस्तिष्क में जाता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मस्तिष्क में जाने के बाद जैसे कि भूख नहीं लगना, तेज बुखार होना, 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुखार हो सकती है, सुस्ती और तनाव उत्पन्न होना, लार गिरना। इसके अलावा चेहरे का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाना, जिसमें आई और जो लिप्स होते हैं, एक तरफ की आई और एक तरफ के होंठ, ये क्या करते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें जो सिर होता है उसको किसी ठोस वस्तु या दीवार के ऊपर मारना, ये एक प्रकार का इसमें लक्षण है।
कि जो अपना सिर होता है, पशु जो होता है अपने सिर को किसी ठोस वस्तु से या दीवार से मारता रहता है। एक ही सर्कल के अंदर चक्कर काटना, आंखों में सूजन उत्पन्न हो रहा और गंभीर स्थिति के अंदर मृत्यु होना, ये सारे किसके लक्षण हैं? ये लिस्टीरियोसिस के लक्षण है। जब लिस्टीरिया का बैक्टीरिया मस्तिष्क के अंदर जाता है तो उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मस्तिष्क के बजाय ये किस में जाता है? यूट्रस में जाता है और यूट्रस में अबॉर्शन उत्पन्न करता है। अगर ये अबॉर्शन उत्पन्न करता है तो अबॉर्शन की स्थिति के अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? अपन केटल की बात करते हैं, केटल और बफेलो की अगर बात करते हैं तो उसके 7वें महीने में ये अबॉर्शन उत्पन्न कर सकता है। 7वें महीने में गर्भपात, 7वें महीने में अबॉर्शन कर सकता है। अगर अपन सीप और गोट की बात करें, तो 12वें सप्ताह में ये अबॉर्शन उत्पन्न कर सकता है। सही है। इसके अलावा बुखार आना, जो भ्रूण होता है, जो गर्भित जो भ्रूण होता है जिसका अबॉर्शन हो चुका है, गर्भपात हो चुका है, उस भ्रूण में क्या पाया जाता है? पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। किसके अंदर? जो भ्रूण होता है, अबॉर्शन के बाद जो भ्रूण शरीर से बाहर निकला है उसके अंदर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और इसका एक लक्षण और है कि इसका जो भ्रूण होता है, इस भ्रूण का जो फेसेज होता है, भ्रूण का जो गोबर है वो पीले नारंगी रंग का दिखाई देगा। पीले नारंगी रंग का दिखाई देता है। सही है। जो पीला रंग तो किसमें दिखाई देगा? पीले रंग के धब्बे भ्रूण के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन भ्रूण का जो म्यूकोनियम है, मतलब फर्स्ट फेसेज, पहला गोबर होता है, उसको म्यूकोनियम बोला जाता है। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भ्रूण का पहला जो फेसेज होता है उसको क्या बोला जाता है? पहला मल जो होता है उसको क्या बोला जाता है? म्यूकोनियम। सही है। तो यहाँ पे जो म्यूकोनियम है वो पीले नारंगी रंग का होगा। तो ये इसके लक्षण हो गए। इसके अलावा सेप्टिसीमिया की कंडीशन केवल अगर यही मिलती है शरीर के अंदर, सेप्टिसीमिया की कंडीशन, तो उसमें कौन कौन से लक्षण हो गए? भूख नहीं लगना, बुखार हो जाना, सुस्ती आना, कमजोरी होना, दस्त, आंखों से कम दिखाई देना या धुंधलापन, ये वो हो गए इसके लक्षण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। क्लिनिकल साइन देखेंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले तो लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर रोग की पहचान की जा सकती है। लक्षणों के आधार पर जैसे 7वें महीने में अबॉर्शन होना, इसके अलावा पशु का एक हिस्सा जो होता है जो शरीर लकवाग्रस्त होना, पैरालाइसिस होना, इसके अलावा जो आंख और जो लिप्स होते हैं, आईज और लिप्स होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित इसके अंदर होते हैं, या जो पशु होता है वो सिर को किसी ठोस वस्तु से रगड़ता है या ठोस वस्तु के मारता है, एक ही सर्कल के अंदर चक्कर काटता है। ये सारे लक्षण देख के अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज हो सकता है? लिस्टीरियोसिस। इसके अलावा अपन इसके जो लिस्टीरिया से रोगी जो है उसका सैंपल भी ले सकते हैं। सैंपल में अपन बात करते हैं तो मूत्र का सैंपल इसमें ले सकते हैं। सही है। मूत्र का सैंपल ले सकते हैं। मूत्र के सैंपल के अलावा मल का सैंपल ले सकते हैं। जो गोबर है, फेसेज है, उसका सैंपल इसमें ले सकते हैं। भ्रूण, जो अबॉर्ट भ्रूण है, भ्रूण के उत्तक अपन ले सकते हैं, उसमें भ्रूण के उत्तक ले सकते हैं, या गर्भाशय से स्त्रवित होने वाले स्त्राव, गर्भाशय के स्त्राव जो है वो भी इसमें, ये सारे सैंपल अपन ले सकते हैं। इन सैंपलों को ले जाने के बाद लेबोरेटरी में इनको ले जाया जाता है, प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। प्रयोगशाला में ले जाने के बाद एलाइजा किया जाता है। इसके लिए एलाइजा या FAT, एलाइजा और FAT, ये 2 प्रकार के टेस्ट इसमें मुख्य रूप से किए जाते हैं। ये टेस्ट करने के बाद इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, मतलब इसका पूर्ण रूप से पता चल सकता है कि इसमें जो डिजीज है वो लिस्टीरियोसिस डिजीज है। तो ये हो गया इसकी डायग्नोसिस। इसके अलावा यहाँ पे दूध का सैंपल भी ले सकते हैं, दूध का सैंपल भी यहाँ ले सकते हैं।
तो किस किस के सैंपल ले सकते हैं? मूत्र का सैंपल ले सकते हैं, मल का सैंपल ले सकते हैं, भ्रूण के जो ऊतक हैं उनका सैंपल ले सकते हैं, गर्भाशय के स्त्राव हैं उनका सैंपल ले सकते हैं। इसके अलावा जो संक्रमित पशु है उसका दूध का सैंपल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है विभेदीय पहचान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। विभेदीय पहचान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कौन कौन से डिजीज जो है वो लिस्टीरियोसिस के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि नर्वफॉर्म, ऑफ कीटोसिस। कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज है, इसके अंदर नर्व फॉर्म भी पाई जाती है। तो ये नर्व फॉर्म जो है कीटोसिस में पाई जाने वाली, कीटोसिस डिजीज में पाई जाने वाली जो नर्व फॉर्म है वो किसके समान लक्षण दिखाती है? लिस्टीरियोसिस के समान लक्षण दिखाती है। इसके अलावा कौन सा और दूसरा डिजीज हो सकता है? प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, इस कंडीशन के अंदर भी जो लक्षण दिखाई देते हैं वो लिस्टीरियोसिस के समान होते हैं। रेबीज में, रेबीज के अंदर जो वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है, मुख्य रूप से डॉग्स के अंदर होता है, कैनाइंस के अंदर ये होता है, तो उसके अंदर भी ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आगे पढ़ेंगे अपन रेबीज के बारे में, तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण जो है वो लिस्टीरियोसिस से मिलते जुलते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस अपन पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में जिसमें अपन ने लक्षण देखे थे। तो लक्षण होते हैं वो लिस्टीरियोसिस के समान ही उसमें होते हैं। कुछ लक्षण लिस्टीरियोसिस के मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लक्षण इसमें लिस्टीरियोसिस से मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, विभेदीय पहचान का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो डिजीज मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे उसके लक्षण इसमें मिलेंगे। सारे के सारे लक्षण नहीं मिलते, इसमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपस में मेल खाते हैं, आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे नर्व फॉर्म ऑफ कीटोसिस, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, इसके अलावा रेबीज के अलावा ब्रूसेलोसिस, ये 4 प्रकार के डिजीज लिस्टीरियोसिस के समान कुछ लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। विभेदीय पहचान होगी, इसके बाद में आता है उपचार। उपचार की अगर बात करते हैं तो ये प्रारंभिक अवस्था में इसका उपचार सफल किया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में अगर शुरुआत है, अगर लिस्टीरियोसिस डिजीज की अगर शुरुआत है, तो शुरुआत में अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है तो इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये लिस्टीरियोसिस पशु को हुए बहुत दिन हो गए, उस समय अगर इसका इलाज अगर बाद में मतलब प्रारंभिक अवस्था में नहीं करके अगर थोड़ा लेट करते हैं तो इसका इलाज संभव नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में क्या क्या इलाज किया जा सकता है इसके लिए? एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स इसमें सल्फा ट्राइमेथोप्राइम, इसकी डोज रेट यूज की जा सकती है 15 से 23 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। सल्फा ट्राइमेथोप्राइम 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पे इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा और एंटीबायोटिक इसमें यूज की जा सकती है पेनिसिलिन यूज की जा सकती है। इसके अलावा पेनिसिलिन जी, इसमें एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन जी यूज की जाती है और इसकी यूनिट है, डोज रेट है 4000 या 40,000 IU इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, 40,000 IU मतलब पेनिसिलिन जो है उसको मिलीग्राम या ग्राम के आधार पर नहीं तोला जाता है, इसको IU इंटरनेशनल यूनिट के आधार पर इसको तोला जाता है, इसकी यूनिट का पता लगाया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है वो 40,000 IU पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा
एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन काम में ली जा सकती है 25 से 50 मिलीग्राम, 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एम्पिसिलिन काम में ली जा सकती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन, इसकी डोज रेट है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 10 मिलीग्राम। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज रेट यूज की जा सकती है 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर इसको यूज किया जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन आता है एनीमोक्स, मार्केट में इस ब्रांड से नाम से मिलता है, एनीमोक्स एसबी, एनीमोक्स एसबी के नाम से मिलता है। ये तो हो गए एंटीबायोटिक जिसमें सल्फा ट्राइमेथोप्राइन चाहिए 15 से 30 मिलीग्राम, पेनिसिलिन जी 40,000 IU, एम्पिसिलिन 25 से 50 मिलीग्राम, टेट्रासाइक्लिन 10 मिलीग्राम, स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 से 20 मिलीग्राम। ये सारी एंटीबायोटिक इसमें यूज की जा सकती है। इसके अलावा लक्षणात्मक उपचार किया जाता है, लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक के अलावा अपन नशेड़ यूज कर सकते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज की जा सकती है। नशेड़ के अंदर मेलोक्सिकैम आदि बहुत सारी, फ्लूनिक्सिन, मैग्लोमाइन, ये बहुत सारी नशेड्स आती है जिनको यूज किया जा सकता है दर्द निवारक के रूप में, या इसको एनाल्जेसिक या दर्द निवारक के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। दर्द निवारक की कंडीशन में इसको काम में लिया जा सकता है, या इसके अलावा अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, घाव या सूजन की अगर कंडीशन है तो उस समय भी इसको यूज किया जा सकता है नशेड्स को। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज की जा सकती है। फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड थेरेपी दी जा सकती है, क्योंकि कई दिन से अगर पशु भूखा है, खाया नहीं है, भूख कम है, तो उस समय भी इसको फ्लूइड थेरेपी दी जा सकती है। फ्लूइड थेरेपी में हम दे सकते हैं DNS दे सकते हैं, NS दे सकते हैं, RL दे सकते हैं, ये सब इसमें फ्लूइड थेरेपी के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो कि एक स्टेरॉइड ड्रग है, जैसे कि डेक्सामेथासोन, ये यूज की जा सकती है कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण, रोकथाम और नियंत्रण की बात करें तो रोगी पशु जो है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। रोगी पशु जो है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। इसके सारा ट्रीटमेंट भी उसका अलग करना चाहिए, खान पान सब रोगी पशु का स्वस्थ पशुओं से अलग करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये स्वस्थ पशुओं से संक्रमित पशुओं से स्वस्थ पशुओं में कांटेक्ट के द्वारा भी जा सकता है, या उसके खान पान में जाके मूत्र के द्वारा या मल के द्वारा, उसके भोजन से या दूषित पानी से संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा जो पशुशाला है उसके अंदर अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। पशुशाला जो है उसके अंदर अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। उसके इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें काम आने वाले बर्तन हैं उनका अच्छे से डिसइंफेक्टेड करके उनको रखना चाहिए। इसके अलावा पशुओं के भोजन में टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसको शामिल करना चाहिए।
टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसको पशुओं के भोजन में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो पशु चिकित्सा कर्मी होते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है, एक प्रकार का क्या है, जूनोटिक डिजीज है, जो पशुओं से मानव में भी जा सकता है। तो जो पशु चिकित्सा कर्मी होते हैं, जो कि पशुपालन विभाग संबंधित पशु चिकित्सा कर्मी जो इलाज करने जाते हैं, इस लिस्टीरियोसिस का इलाज करने जाते हैं, उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ती है। हाथों में ग्लव्स पहनना, स्लीव पहनना, सही है, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो ट्रीटमेंट करना है, बड़ी सावधानी से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये सारे हो गए इसके रोकथाम हुए, इसके नियंत्रण। नेक्स्ट अपना डिजीज आता है साल्मोनेलोसिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको ध्यान से आपको समझना होगा। साल्मोनेलोसिस ये थोड़ा लेंथ भी है, लंबा भी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के हिसाब से। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अगर उपनाम की बात करें तो इसको पैराटाइफॉइड और एंट्रिक फीवर इसको बोला जाता है। पैराटाइफॉइड, एंट्रिक फीवर। इसकी मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें बुखार आना, सेप्टिसीमिया की कंडीशन, मतलब रक्त के अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ना, कमजोरी उत्पन्न होना, सही है, दस्त उत्पन्न होना, जिसको पेचिस या डाइसेंट्री भी हो सकता है। डाइसेंट्री का मतलब होता है कि दस्त के साथ खून आना, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डाइसेंट्री। इसके अलावा इसमें दस्त भी हो सकते हैं। मल के साथ क्या होते हैं, फाइबर्स भी शरीर से बाहर आ सकते हैं। जो मल है उसके साथ शरीर से फाइबर भी इसमें बाहर आ सकते हैं। गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा यह एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है, जो स्वस्थ पशुओं संक्रमित पशुओं से मानव में भी ये जा सकता है। रोग कारक की बात करें तो साल्मोनेला स्पीसीज जो है वो इसमें रोग कारक का काम करती है। इसमें अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग पशुओं को संक्रमित करते हैं। जैसे कि अपन ने ब्रुसेला के बारे में देखा था, ब्रुसेलोसिस में देखा था अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग जीवों को संक्रमित कर रहे थे। उसी प्रकार साल्मोनेलोसिस में भी अलग अलग जो जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अलग अलग पशुओं को संक्रमित करते हैं। इसकी एक खास बात होती है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो कई एंटीबायोटिक ऐसी होती है जिनसे ये प्रतिरोधी होता है। जैसे कि अपन बहुत सारी एंटीबायोटिक अगर बात करें तो जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होता, ये बैक्टीरिया उनसे प्रतिरोधी होता है। तो इसलिए एक इसका महत्व बढ़ जाता है इस रोग का, ताकि क्योंकि ये जो साल्मोनेलोसिस डिजीज़ है ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। इसमें जो अपन एंटीबायोटिक देते हैं वो ज़्यादातर कारगर नहीं हो पाती। इसकी वजह क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये मैक्रोफेज कोशिका के अंदर पाया जाता है। मैक्रोफेज कोशिका क्या होती है, अपने शरीर में पाई जाने वाली बाहरी पदार्थों को भक्षण प्रक्रिया के द्वारा नष्ट करने वाली कोशिकाएं मैक्रोफेजेज होती है, सही है। तो ये पहले से ही जो मैक्रोफेज कोशिका होती है उसके अंदर उपस्थित होता है और अंदर पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, बाहर से दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स जो होती है उसके ऊपर असर नहीं कर पाती। इसलिए इसका ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और इसका ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादा कारगर नहीं हो पाता है, सही है। और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ही ऐसी है जो इसमें इसके ट्रीटमेंट में लाभदायक साबित हो सकती है, जो अपन आगे इसमें पढ़ेंगे। जब इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। तो कल अपन शुरू करेंगे साल्मोनेलोसिस, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है।